काली देवरानी का टमाटर पराठा। माया के दो बेटे मोहित और किशन थे। बड़े बेटे मोहित की शादी अमीर घर की श्वेता से हुई थी, वहीं किशन की शादी काजल नाम की गरीब काली लड़की से हुई थी। उसके गहरे रंग को देखकर जेठानी श्वेता आए दिन अक्सर उसे सुनाया करती थी और घर के अधिकतर काम भी काजल ही किया करती थी। ऐसे ही एक सुबह सोफे पर पैर फैलाकर टीवी देखते हुए श्वेता कहती है, अरे ओ काली कलूटन देवरानी, चाय मुझे खुद बनानी पड़ेगी या तुम्हारे चरण छूकर चाय बनाने का आदेश देना पड़ेगा? नहीं नहीं दीदी, बस मैं ला ही रही थी आपके लिए चाय। सारी खिदमत तू इसकी करेगी या सास को भी पूछेगी काली बहू? नहीं नहीं माँ जी, मैंने आप दोनों के लिए चाय बना कर दिया है। पहली चाय खराब हो गई थी इसलिए दोबारा बनानी पड़ गई। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गई, वरना मेरा गुस्सा देखती। जाओ, कमरे में कपड़े पड़े हुए हैं, इनकी व्हाइट शर्ट भी है, अच्छे से धोना, कहीं तुम्हारी काली सूरत के रंग से इनके कपड़े खराब ना हो। बस कीजिए जेठानी जी, आप हर बात पर मुझे कालेपन का ताना देती हैं। इतना तो मुझे माँ जी ने भी नहीं कहा जितना आप कहती हैं। आप गोरी हैं, मेकअप करती हैं, अच्छा है, पर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या है ना काली देवरानी, तुमने मेरा बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, पर रोज तुम्हारी मनहूस शक्ल देखकर मेरे अंदर ना सास पैदा हो जाती है, तो बस माँ जी की कमी ही पूरी कर रही हूँ तुम्हारे साथ। बहू, मैं जिंदा हूँ अभी, तुझे सास बनना है तो दो चार मुन्ने भी पैदा कर ले, मेरे सामने मेरा औदा मत ले। ओफो माँ जी, मेरा वो मतलब भी नहीं था, भला मैं आपकी जगह कैसे ले सकती हूँ? अभी तो आप हो, सुना नहीं क्या काली देवरानी तुमने? जाकर घर के काम निपटाओ। ये सुनते ही काजल रोते हुए घर के काम करती है। श्वेता आए दिन उसे रुलाया करती थी। वक्त गुजरता है, बूढ़ी होने के कारण माया चल बसती है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा अपनी देवरानी को टॉर्चर किया करती थी। फिर एक दिन श्वेता की माँ निरूपा कॉल पर सास के जाने के बाद घर हथियाने के लिए उसके दिमाग में अजीब अजीब बातें डालती है। अरे वाह माँ, बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, तो चल बसी हैं, और अब घर की बड़ी बहू मैं हूँ, प्रॉपर्टी जायदाद अपने नाम कर लेती हूँ, काली देवरानी और देवर जी को भी भगा देती हूँ, वैसे भी मासूम से हैं। मोहित को भी समझा दूंगी कि इसमें उनका ही फायदा है। शाम को उसका पति मोहित आता है। श्वेता अपने पति को जायदाद हथियाने के लिए कन्विंस करती है। तुम क्या कह रही हो? मैं अपने छोटे भाई की प्रॉपर्टी कैसे छीन सकता हूँ? और अब माँ भी नहीं है, मैं भी उसे अकेला कर दूंगा तो वो अनाथ हो जाएगा। तुम्हारा भाई कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, उसे भी तो अपने पैरों पर खड़े होने दो, और तुम्हारा ही फायदा है। उसके जायदाद से तुम अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, खुद का, और पूरे घर पर राज भी हम दोनों करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, शायद तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए मुझे। ठीक है। अरे ओ काली देवरानी, तुम्हारे जेठ जी आ गए हैं, जरा गरम गरम खाना लगा दो। जी जेठानी जी, खाना बन गया है, आप सब आ जाइए। इसके बाद सब एक साथ खाना खाते हैं तो मोहित अपने छोटे भाई किशन से कहता है, अरे किशन, मैं कह रहा था कि मैं एक नए काम की शुरुआत करना चाहता हूँ, बिजनेस का, तो इस घर का आधा हिस्सा मुझे दे दे। जब मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा तो मैं वापस कर दूंगा। भैया, आप पर भी तो अपना हिस्सा है, आप उससे कर लीजिए। अरे तुझे अपने बड़े भाई पर विश्वास नहीं है क्या? मेरे पास तो है, पर तू मेरे साथ रह सकता है, मैं तुझे कौन सा घर से बाहर कर रहा हूँ? अरे भैया नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ठीक है, आपको अच्छे काम की शुरुआत के लिए चाहिए तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मुझे मंजूर है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। काजल, जरा खीर परोस दो सबको। ठीक है दीदी। अगले दिन चंट जेठानी किशन से पेपर साइन करवा कर कहती है, चलो दोनों इस घर से अपना सामान लेकर निकलो। जेठानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम अपना सामान लेकर क्यों जाएं भला? हाँ भाभी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब इस प्रॉपर्टी के असली मालिक हम हैं। कानूनी तौर से ये घर हमारा है, तुम दोनों ने अपनी प्रॉपर्टी हमें सौंप दी है, इसलिए काली देवरानी, आप और देवर जी को यहाँ से जाना होगा। ये आपने गलत किया जेठानी जी, आप हमें ऐसे बाहर नहीं निकाल सकती हैं। अच्छा, अभी बताती हूँ। ये कहते ही श्वेता उनके सामान को बांधकर घर से बाहर फेंक देती है। फिर मोहित भी अपने भाई को धक्का मारकर घर से निकाल देता है। इसके बाद दोनों बेचारे घर से बेघर होकर भटकते हुए जंगल की तरफ आते हैं, जहाँ वो अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बना लेते हैं। अजी जेठानी जी और भाई साहब ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, पर हम हार नहीं मानेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, झोपड़ी तो हमने बना ली अपनी, अब आराम कर लो, मैं जंगल से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं मसाले आटा वगैरह ले आती हूँ दुकान से। ठीक है। फिर दोनों
वैसा ही करते हैं। काजल सामान लाकर चूल्हा बनाती है, वहीं किशन को जंगल में खाली टमाटर की खेती मिल जाती है, जिससे वो टमाटर ले आता है। अजी ये टमाटर हैं, बस कोई और सब्जी तो है नहीं, क्यों ना मैं टमाटर के ही पराठे बना दूं? हाँ ये ठीक रहेगा। फिर काजल टमाटर के पराठे बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे किशन चाव से खाता है। अरे वाह काजल, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। सच में मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम टमाटर के पराठे बनाकर बेचें, वो भी टमाटर की चटनी के साथ। जी वो तो ठीक है, पर इतने सारे टमाटर आएंगे कहाँ से? जंगल में बहुत सारे टमाटर के पौधे हैं, वहीं से ले लेंगे। ठीक है। फिर किशन जंगल से और टमाटर तोड़ के ले आता है। काजल जंगल से बाहर की ओर आकर टमाटर के पराठे बनाकर बेचने लगती है। आइए आइए, बढ़िया बढ़िया, 20 रुपए प्लेट टमाटर के पराठे खा लीजिए, और टमाटर की चटनी के साथ। आइए आइए, लाजवाब, खाने को चखिए। अरे सुनिए, मुझे 1 प्लेट दे दीजिए, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और मुझे भी दीजिए, मैंने आज तक टमाटर के पराठे नहीं खाए हैं। अरे बिल्कुल लीजिए। इस तरह पहले ही दिन उनके टमाटर के पराठे सबको पसंद आ जाते हैं। धीरे धीरे दोनों बहुत मेहनत करके अपना नाम कमा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने उसी जंगल में टमाटर की और खेती करनी शुरू कर दी थी, जिससे वो टमाटर के पराठे और चटनी बनाकर बेचा करते थे। 1 साल के भीतर वो टमाटर के रेडी से रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, क्योंकि वो बहुत मशहूर हो गए थे। एक्सक्यूज मी, हमें आपके फेमस टमाटर वाले पराठे खाने, वो भी टमाटर की चटनी के साथ। क्या रेस्टोरेंट में सिटिंग है? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे यहाँ ऊपर के फ्लोर पर भी सिटिंग है, आप बैठिए। काजल, 1 टमाटर के पराठे की प्लेट लगा दो। उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था। इस बीच उनका खुद का घर भी था। एक दिन, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि धीरे धीरे हम इतनी तरक्की कर लेंगे, लेकिन मैं कभी जेठानी जी और जेठ जी को माफ नहीं करूंगी। माँ जी के जाने के बाद उन्होंने जो हमारे साथ सुलूक किया है ना, जिंदगी भर याद रहेगा। देखो, हमारे साथ जो होना था हो गया, अब हम अपनी जगह खुश हैं ना, तो उनको बुरा क्यों कहना, उन्हें अपने में खुश रहने दो। जी। तभी 2 भिखारी से फटे हुए कपड़े में हाथ फैलाकर खाना मांगते हैं। अरे हम दोनों को ना भूख लग रही है, कोई हमें खाना दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ, हमें खाना दे दो। मोहित भैया और भाभी, अरे आप वो भी ऐसे हाल में, अंदर आइए, इधर बैठिए। ये सब कैसे हुआ जेठानी जी? क्या बताऊं तुम दोनों को, शायद भगवान ने हमारे गुनाह की हमें सजा दी है। तुम्हारे घर से निकलने के बाद हमने अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया। किसी धोखेबाज प्रॉपर्टी डीलर ने हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीनकर हमें सड़क पर ला दिया। पिछले 2 महीनों से हम दर दर भटक रहे हैं और भूख के कारण इधर आ गए। वो कहते हैं ना, जैसा करते हैं वैसा ही भुगतना पड़ता है, बस वही हो रहा है हमारे साथ। हमें माफ कर दो तुम दोनों, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो काजल। करने के बाद भी तुम दोनों ने आज अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया। अरे बस बस, आप दोनों बड़ी हैं, आपको अपने किए की सजा मिल चुकी है, इसलिए अब सब भूल जाइए। आप हमारे साथ हमारे घर में रहिए। किशन जी, मैं उनके लिए खाना लाती हूँ, आप पानी पिला दीजिए। तुम भी माफ कर देना मेरे छोटे भाई मुझे। अरे कोई नहीं भैया। इस तरह लालची जेठानी और जेठ को उनके किए की सजा मिल जाती है। फिर वो अपनी काली देवरानी और देवर के साथ उनके रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं और उन्हीं के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस काली जेठानी ने घर के काम के चक्कर में मुझे जूस लाकर नहीं दिया ना, अभी बताती हूँ इसे, कहाँ है। इतना कहकर आरती कमरे से बाहर जाती है तो अपनी काली जेठानी को पोंछा लगाता हुआ देखती है और उसके सामने इतनी भोली बनकर गुजरती है कि उसके हाथ पर पाँव रखकर चली जाती है। आरती, आरती मेरा हाथ, तुम्हें ठीक से देखकर चलना नहीं आता था आरती क्या? उप्स, काली जेठानी आप, मेरा मतलब आप पोंछा लगा रही थी, मैंने देखा नहीं, जल्दीबाजी में बाहर जा रही थी। आप ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा दर्द है। ठीक है जेठानी जी। वो जैसे तैसे वहाँ की सफाई कर लेती है। तभी सास कौशल्या उससे चिढ़ते हुए कहती है, बहुत हो गया, तेरा कल बाजार से कच्चे आम और मिर्ची लाई थी, उसका अचार कौन डालेगा? पैसे बर्बाद करना चाहती है क्या? नहीं माँ जी, मुझे तो याद है, पर अभी मेरे हाथ में चोट लग गई है ना, तो मुझसे नहीं डलेगा, वरना हाथ में मिर्च की वजह से चिड़चिड़ी हो जाएगी। अभी भी जलन ही हो रही है, मैं कल कर दूंगी, खराब नहीं होगी वो। अभी बताऊं तुझे कर लो माई, तुझसे जितना कह रही हूँ ना उतना काम कर दिया कर। मुझे नहीं पता, अचार आज ही डालना चाहिए, वैसे भी मेरे खाने का मन है और मेरी आरती बहू को भी आम का अचार बहुत पसंद है। जी माँ जी। सास की बात सुनने के बाद काली जेठानी सुमित्रा छत पर अचार बनाने का सामान ले जाती है और मिर्च आम को काट कर मसाले भरती है।
जिससे उसके हाथों में बहुत जलन होती है। दर्द हो रहा है, पर क्या करूं, करना ही पड़ेगा। जब से गौरी देवरानी आई है तब से माँ जी मुझे बहुत सुनाती है और देवरानी का सारा काम करवाती है। मेरी बहू बस। अरे ओ कल्लो कलोटी, तूने मेरी बहू के लिए अचार डाला है या नहीं? अरे माँ जी कर रही हूँ। देखा, 1 सेकंड में ही आवाज आ गई माँ जी की। दरअसल कौशल्या के बड़े बेटे राजीव से काली सुमित्रा की शादी हुई थी, जो कि एक गरीब परिवार से थी। वहीं उसके दूसरे बेटे निखिल की शादी अमीर घर की आरती से हुई थी, जो कि बहुत गोरी थी और दहेज भी लाई थी। इसी कारण कौशल्या अपनी छोटी बहू को ज्यादा प्यार करती थी। उसे घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी। सारी सेवादारी सिर्फ सुमित्रा करती थी। शाम को देवरानी कहती है, जेठानी जी, पता है ना, शाम को मैं ग्रीन टी पीती हूँ। आप अभी तक बनाकर क्यों नहीं लाए? माँ जी को बोलूं क्या? माफ कर दो, मैं दूसरे काम में लग गई थी तो ध्यान ही नहीं रहा। अभी बना कर लाती हूँ। नहीं, अब मुझे नहीं पीना। मेरा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। अच्छा, मैं अपनी बहू के लिए छोले भटूरे बना कर ले आती हूँ। कल मोही के हाथ से छोले भटूरे थोड़ी ना खाने दूंगी तुझे मैं। ऐसा कहकर कौशल्या अपनी गोरी बहू के लिए छोले भटूरे बनाती है और उसे अपने हाथ से खिलाती है। ले बहू, ये अचार भी खा ले। छोले भटूरे के साथ लस्सी भी बनाई है, इसे भी पी ले। वाओ माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है मेरे लिए। कल भी आप मेरे लिए पास्ता बना दो। नहीं, आप मेरे लिए आम पन्ना बनाना। आजकल मेरा ना खट्टा बहुत खाने का मन कर रहा है। हाँ, जो भी बोलेगी ना वो सब मैं बनाऊंगी तेरे लिए अपने हाथों से। ये कहकर कौशल्या उसे और भटूरे खिलाती है। ये सब देखकर काली जेठानी को बहुत दुख होता था कि कौशल्या उसके साथ अजीब व्यवहार करती है। अचानक से सुमित्रा रसोई में काम करते वक्त चकरा जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से वो डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसे खुशखबरी देता है। घर वापस लौटने पर कौशल्या सुमित्रा से कहती है, करमचली नासपीटी, कहाँ चली गई थी? घर का काम तेरे मायके वाले करने आएंगे क्या? माँ जी, मेरी तबीयत खराब हो रही थी थोड़े दिन से, तो मैं आज डॉक्टर के पास चली गई। और आप दादी बनने वाली हैं और मैं माँ। घर में छोटा मेहमान आने वाला है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप माँ बनने वाली हैं। क्या अच्छी बात है? कलूटी सी है तो ये तो काला बच्चा ही पैदा करेगी। माँ बनने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि तू घर के काम नहीं करेगी। घर के काम तुझे बराबर करने पड़ेंगे, समझी? चल जाकर चाय बना कर ला। माँ जी, मुझे आपके हाथ के पोहे खाने हैं, चाय के साथ बना दीजिए ना। हाँ मेरी बहू, मैं तेरे लिए बनाऊंगी ना। फिर सुमित्रा चाय बनाती है और कौशल्या अपनी गोरी बहू के लिए पोहे बना कर लाती है। तब वो उल्टी कर देती है। तभी सुमित्रा डॉक्टर को बुलाती है, जहां आरती के चेकअप करने पर पता चलता है कि वो भी मां बनने वाली है। अब कौशल्या की दोनों बहू गर्भवती थीं। फिर भी गुजरते वक्त के साथ कौशल्या अपनी आरती बहू का ही ख्याल रखती है और काली बहू अभी भी घर के सारे काम करती है। और कौशल्या आरती के हर खाने की चीज खुद अपने हाथ से बनाकर लाया करती थी, क्योंकि आरती को शुरू से खाने का शौक जो था। ले बहू, मैं तेरे लिए क्या बनाकर लाई हूँ देख। ओफो माँ जी, फिर से आपके वो गोंद वाले लड्डू नहीं खाने हैं, मुझे पास्ता खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, मैंने तेरे लिए YouTube से देखकर पास्ता बनाया है। तेरे और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होगा। बहुत सारी सब्जी डाली है। थैंक यू माँ जी। माँ जी, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं ये बचा हुआ पास्ता खा लूं? मुझे भी आपके हाथ का बना हुआ खाना खाने को मिलेगा। नहीं नहीं, ये बस मेरी गोरी बहू के लिए ही मैंने बनाया है, तेरे जैसी कलूटी के लिए नहीं। अपने लिए खुद बना जा। माँ जी, मुझे भी आपका प्यार चाहिए। मेरे साथ आप ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ, ऊपर से काली और गरीब है। तेरे माँ बाप ने कौन सा दहेज दिया जो मैं तुझे प्यार करूं? इसी लायक है तू। ये सुनकर सुमित्रा रोते हुए चली जाती है और अपने 5 महीने के गर्भ में भी घर का सारा काम करती है। खुद अपना खाना बनाकर खाया करती थी। वहीं आरती को इतनी भूख लगती है कि सास का बनाया हुआ अब उसे सुहाता ही नहीं था और बाहर का ऑर्डर करके ऐसे समय में जंक फूड खाया करती थी। फिर एक दिन कौशल्या उसे पिज्जा बर्गर खाते हुए देखती है। बहू, ये सब क्या है? बाहर की चीज तेरे गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बाहर के लोग गंदे हाथों से कैसा भी खाना बना देते हैं। बाहर के मसाले अलग होते हैं। अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझसे कह दे, मैं तेरे लिए बना दूंगी। बाहर का मत खा।
अब मैं स्वाद देखूं या आपको देखूं? आपके बनाए हुए खाने में वो टेस्ट नहीं आता मुझे, तो यही सब खाना है। मुझे खाने दीजिए प्लीज। बहू ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है, समझने की कोशिश कर। आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे ये सब नहीं खाना। अपनी काली बहू को खिलाओ ये सब। आरती का कौशल्या पर चिल्लाना कौशल्या को खटकता है और आए दिन अब आरती कौशल्या से बहस करके अपनी मनमानी करती थी। अब कौशल्या को भी धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसने आरती का साथ देकर कितना गलत किया है। वहीं कुछ महीनों बाद दोनों बहू के डिलीवरी के दिन नजदीक आते हैं। सुमित्रा हष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म देती है, जबकि आरती का सी सेक्शन से डिलीवरी होती है। डॉक्टर जी, मेरी दोनों बहू कैसी हैं? माता जी, आपने अपनी दोनों बहू का ख्याल एक जैसे नहीं रखा क्या? आपकी बड़ी बहू का बच्चा तो काफी तंदुरुस्त है, जबकि छोटी बहू की डिलीवरी हमें ऑपरेशन से करनी पड़ी। उनका बच्चा उतना ठीक भी नहीं है। शायद आपने उन्हें हेल्दी खाना नहीं खिलाया है। बच्चे को 10 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। क्या? उसी वार्ड में आरती और सुमित्रा ये सुन लेती हैं। नहीं, मेरा बच्चा कमजोर कैसे हो सकता है, जबकि मैंने तो कोई भारी काम भी नहीं किया। शायद छोटी मोटी एक्टिविटी भी नहीं की और घर का खाना न खाने से बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिला, जिस वजह से वो कमजोर है। इसीलिए आपकी डिलीवरी में इतनी गड़बड़ी हुई है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आरती, फिक्र मत करो, थोड़े दिन में तुम्हारा बच्चा भी तंदुरुस्त हो जाएगा। मैं उसकी बहुत मालिश करूंगी। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इस बीच आपको बहुत कुछ बोला और आप घर का काम अच्छे से करती थी, इसीलिए आपका बच्चा इतना तंदुरुस्त है और आप भी, लेकिन मैं नहीं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। और सुमित्रा बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज तक तूने पलटकर जवाब नहीं दिया। तू काला कोयला नहीं, चमकता हुआ हीरा है, हीरा। बस बस, आप दोनों की बातों से मेरी आंखें भर आई। माफी की कोई जरूरत नहीं है, गलती अपनों से ही होती है। इसके बाद कौशल्या अपनी दोनों बहू और अपने पोते पोती को बहुत ख्याल रखती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।